सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रोड है। इस हॉरिजॉन्टल रोड को हमने बैंक कर दिया। सो दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इस प्रकार से बैंक जब करेंगे जब अपने को इस प्रकार से लेफ्ट साइड में मुड़ना है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारी गाड़ी आ जाएगी। अब यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे बताइए। फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर रहेगा? टुवर्ड सेंटर। टुवर्ड सेंटर मतलब इधर यस सर। या इधर? डाउनवर्ड। तो देखो ध्यान में रखो, हमने कहा था देयर आर टू कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड अनदर इज पैरेलल टू सरफेस। पैरेलल टू सरफेस जो होता है उसे आप फ्रिक्शनल फोर्स कहते हो, परपेंडिकुलर टू सरफेस जो होता है उसे आप नॉर्मल रिएक्शन कहते हो। अब जैसे हमने इसके पहले कहा था कि ये गाड़ी अगर लेफ्ट साइड में मुड़ने वाली है तो इसकी वेलोसिटी विल बी अलोंग द टेंजेंट। मुड़ने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो वो रोड के बाहर चली जाएगी, दैट इज बाहर की तरफ जाएगी। बाहर की तरफ होने वाली मोशन को अपोज करने का काम फ्रिक्शनल फोर्स करेगा, इसलिए हमने फ्रिक्शनल फोर्स को इस प्रकार से नीचे की तरफ दिखाया है। ठीक है, और कोई फोर्स है? और कोई फोर्स है क्या? सर गाड़ी का वेट नीचे एक्ट करेगा। सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो ये हमारा mg, ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स और ये मेरी नॉर्मल रिएक्शन। अब ये लेफ्ट साइड में मुड़ने वाला है तो डेफिनेटली इसके मोशन के लिए इस प्रकार से टुवर्ड सेंटर वाला सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये फ्रिक्शन को और नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट रहेगा टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट रहेगा डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट रहेगा टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, एक रहेगा अपवर्ड। सही है? ठीक, अब देखो सर आपने नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन को क्यों रिजॉल्व किया? हमने इनको इसलिए रिजॉल्व किया बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स में। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने वाला फोर्स मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा रहेगा? अल्टरनेट एंगल, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू ग्राउंड। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर मैं यहाँ पर ये फ्रिक्शनल दिखाता हूँ तो फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट फ्रिक्शनल फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल इसके बीच का एंगल थीटा दिया है। ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बट ये अलोंग द निगेटिव एक्स एक्सिस और ये टुवर्ड्स वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। सो ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो इसलिए मैं लिखता हूं ये एंगल हो गया थीटा। ओके सर सही है। अगर ये थीटा हो गया तो क्या मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स लिख सकता हूँ क्या? इन थीटा के एडजेसेंट साइड इन कॉस थीटा,
थीटा के अपोजिट वाली साइड, अभी इतना बड़ा नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा n sin थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स थीटा के एडजेसेंट, ये हो जाएगा एफ आर कॉस थीटा, ये अपोजिट एफ आर साइन थीटा। क्या इतना पार्ट सभी को ध्यान में आया? अगर ऐसा है तो अब देखो, क्या ये व्हीकल ऊपर या नीचे होता है क्या? नहीं सर, इनकी ऊपर और नीचे मोशन तो नहीं हो रही है। सो क्या मैं वर्टिकल डायरेक्शन के नेट फोर्स जीरो, मतलब जितना फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स नीचे है, ऐसा कह दूं? ठीक है, सर हाँ बोलो। तुम्ही आता ते काहीतरी स्पीड आणि याचं म्हणत होते ते ऐकून नाही आलं व्यवस्थित. काय नाही ऐकू आलं बाबा, कुठला पार्ट कुठपर्यंत ऐकू आलं? सर ते एन कॉस थीटा जेव्हा ते रिलेशन लिहिलंय ना खाली त्याच्यात तुम्ही काहीतरी आधी त्याच्या स्पीडचं वगैरे म्हणत होते ना. वही ऊपर लिखा कि देखो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो है यहाँ पर, इट विल बी लिमिटेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब क्या? तो देखो, ये फ्रिक्शनल फोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है टू इन लेफ्टवर्ड साइड फोर्स। लेफ्ट साइड में कौन सा फोर्स रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जिसका फॉर्मूला mv² है। v बढ़ती है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता है, बट एक लिमिटेशन है जिसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बढ़ सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं बढ़ पाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू एक लिमिट के ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। अगर वो नहीं बढ़ पाएगी तो आपकी वेलोसिटी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो हमने कहा कि देखो, फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उस तक वो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है आपके वेलोसिटी पे, इसलिए वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, कितना मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल है इस पर डिपेंड है। मैक्सिमम अवेलेबल सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि देखो, द मैक्सिमम अलाउड स्पीड इज लिमिटेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। हमने कहा देखो, इन वर्टिकल डायरेक्शन ना व्हीकल हमारा ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, सो इन वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस आर बैलेंस्ड, दैट इज ऊपर के डायरेक्शन का जो फोर्स है n cos थीटा, वही फोर्स नीचे के डायरेक्शन के इतना, नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उतना होगा। इसलिए लिखा n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस एफ आर साइन थीटा। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन साइन थीटा। सो क्या मैं इसको n इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा, इस म्यू एन साइन थीटा को लेफ्ट में लेकर गए तो माइनस म्यू साइन थीटा
equal to mg. Therefore, n equal to mg upon cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसका काम कौन कर रहा है यहाँ पर? कौन कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम? फ्रिक्शनल फोर्स। एन साइन थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों भी तो लेफ्ट वाले फोर्सेस है ना। सो देखो एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा आर वर्किंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv max square upon r। ठीक है, या उल्टा लिखता हूं, आर वर्किंग एज या आर contributing in centripetal force which is mv max square upon r। ठीक है, क्या एफ आर की वैल्यू लिख सकते हैं क्या फिर से? तो देखो ये हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वेयर अपॉन आर। सो यहां से देखो कैन आई राइट, एन कॉमन लेता हूं, सो एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू आर अपॉन एम इक्वल टू वी मैक्स स्क्वेयर। कुछ नहीं, एन को कॉमन निकाला, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, आर मल्टीप्लीकेशन में आ गया, एम डिनोमिनेटर में आ गया। देयरफॉर अब मैं लिखता हूं वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू, क्या एन की वैल्यू पुट कर दूं? ऊपर ही निकाली है, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। सही है क्या? म्यू कॉस थीटा अपॉन 1 इंटू आर बाय एम। अब देखो ये एम गायब, यहां पर बचा आर जी, तो देखो ये रहा आर जी। अब यहाँ पर है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, नीचे है कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड को कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं। तो देखो म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा, यहां पर कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। सही है क्या? कुछ नहीं, ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड किया। ये किसकी वैल्यू आ गई? वी मैक्स स्क्वायर की। सो वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड का, अंडर रूट म्यू प्लस tan थीटा अंडर रूट आर जी इंटू ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। दिस इज रिलेशन फॉर
बैंक रोड। ठीक है, एक बार देखो क्या किया है। हमने कहा ये जो व्हीकल है, ओके एक काम करते हैं, पूरा डेरिवेशन फिर बाद में देखते हैं, मतलब पहले और एक चीज देख लेते हैं। क्या रिलेशन आया है? Vmax इक्वल टू आर जी म्यू अंडर Vmax इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो देखो हमारा रिलेशन है Vmax इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी ऑन बैंक रोड and Vmax equal to Rg into mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta। देखो ये Rg तो वैसे के वैसे ही है, दिस इज म्यू बाय 1, यहाँ पर म्यू बाय 1 है, यहाँ पर म्यू प्लस tan थीटा। अब आपको पता है थीटा जब 0 से 90 की तरफ जाता है, tan थीटा की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है, ओके तो इसको और दो पार्ट में दिखाते हैं अपन। tan 45 इज 1 और यहाँ पर ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, सो देखो थीटा की वैल्यू अगर कुछ फाइनाइट रहेगी 5, 10, 15, 20, तो tan थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी ही रहेगी, सम पॉजिटिव नंबर। सो अब देखो इस म्यू में हमने कुछ तो एक छोटा नंबर मिलाया tan थीटा, सो न्यूमरेटर को बड़ा किया, यहाँ पर म्यू बाय 1 है, यहाँ पर म्यू में प्लस tan थीटा किया है तो न्यूमरेटर बढ़ गया। और देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पर 1 में से म्यू tan थीटा, म्यू की भी कुछ वैल्यू है, tan थीटा की भी कुछ वैल्यू है, सो इनका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रहेगा, वो वैल्यू को न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में से सब्सट्रैक्ट किया। सो हमारा न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है। सो ये पूरा क्या पूरा फ्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर छोटा हुआ, फ्रैक्शन बढ़ेगा। सो एज अ रिजल्ट पहले ये वैल्यू म्यू बाय 1 थी, अब आपने इस वैल्यू को बढ़ाया, ये वैल्यू को बढ़ाया, आरजी वैसे के वैसे ही है, दिस इज जस्ट म्यू, दिस इज डेफिनेटली मोर देन म्यू, म्यू में कुछ ऐड किया और डिनोमिनेटर को छोटा किया है। सो इस प्रकार से बाय मेकिंग रोड बैंक you will increase the limit of maximum velocity, maximum permissible speed on the curve road। कर्व रोड पर कितने स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, इसकी स्पीड आप इस प्रकार से रोड को बैंक करके बढ़ा सकते हो। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया। सो हमने सबसे पहले कहा था कि देखो फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड पर हमारी वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू इज अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, अब ये वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें एडवाइस किया गया कि रोड को बैंक करो। बैंक करो मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना दो रोड का। ओके ठीक है, वैसा कर दिया, पर उससे होता क्या है? सो हमने देखा कि देखो दिस इज हॉरिजॉन्टल रोड, यह बैंक रोड है, व्हीकल जिसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस और फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अलोंग द रोड। सो हमने एक काम किया, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड किया। नॉर्मल रिएक्ट फ्रिक्शनल फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ किया हुआ एंगल थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन में वर्टिकल के साथ किया हुआ एंगल थीटा है।
सो नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट आ गए, थीटा के एडजेसेंट n cos थीटा, थीटा के अपोजिट n sin थीटा। फ्रिक्शन के कंपोनेंट आ गए, थीटा के एडजेसेंट fr cos थीटा, थीटा के अपोजिट fr sin थीटा। ठीक है। तो फिर कहा कि देखो गाड़ी की तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही है, सो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस विल बी बैलेंस। सेकंड पार्ट हमने ऐसा कहा कि देखो ये व्हीकल लेफ्ट साइड में टर्न हो रहा है और इसकी वेलोसिटी है अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो इसके सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, जिसकी वैल्यू रहती है mv²/r। ठीक है। बट यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में फ्रिक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो मैक्सिमम कितने स्पीड से गाड़ी टर्न हो सकती है, तो जितना सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल है, और सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम कितना अवेलेबल रहेगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जितनी रहेगी उसके प्रोपोर्शन में, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज कंट्रीब्यूटिंग इन सेंट्रीपिटल फोर्स। सो कहा कि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, तो दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस आर बैलेंस, इसलिए लिखा n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस fr sin थीटा। फिर का फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा, म्यू इंटू n। देखो हियर नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू mg। जनरली फ्लैट रोड पर नॉर्मल रिएक्शन mg इतनी थी, इसलिए आपने इसके पहले के डेरिवेशन में n के जगह डायरेक्टली mg पुट किया। ठीक है, n के जगह डायरेक्ट mg पुट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन वाज इक्वल टू mg। इस केस में ऐसा नहीं, हाँ, जबरदस्ती हर बार नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg हम नहीं पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स को पुट किया म्यू इंटू n। इसे लेकर गए, n कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर रहा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू mg। सो n की वैल्यू लिख दी mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब कहा, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर n sin थीटा एंड fr cos थीटा आर कंट्रीब्यूटिंग इन सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू है mv²/r। हमने वेलोसिटी मैक्सिमम ले ली और फ्रिक्शनल फोर्स की भी मैक्सिमम वैल्यू ले ली। सो फिर रिलेशन आया n sin थीटा प्लस म्यू इंटू n cos थीटा इक्वल टू mv max²/r। n को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और इधर v max की वैल्यू रखी, r मल्टीप्लीकेशन में गया, m डिवीजन में गया। फिर क्या किया, तो इस n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो देखो n की वैल्यू यहाँ से रख दी mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा वैसे ही लिखा, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया, इंटू r/m। ये किसकी वैल्यू है, v max स्क्वायर। फिर ये m और ये m कैंसल, ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड किया। सो म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा इज म्यू, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा इज 1 माइनस म्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। बट ये v max स्क्वायर की वैल्यू है, इसलिए इसका रूट ले लिया। हमारा रिलेशन आया v max इक्वल टू अंडर रूट ये g, ये r g, ब्रैकेट में बचा है म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। सो देखो बिकॉज ऑफ दिस एंगल ऑफ बैंकिंग हमने न्यूमरेटर को बढ़ाया, डिनोमिनेटर को छोटा किया, एंड एज अ रिजल्ट मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड बढ़ गई। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो एक बार देख लो हमने क्या कहा है। हमने कहा था कि कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर अ व्हीकल ऑफ 1000 kg मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड with coefficient of friction mu equal to 0.4 and radius 10 मीटर। कंडीशन 1 दी है रोड इज अनबैंक, और दूसरे कंडीशन में कहा है रोड इज बैंक। ठीक है, तो ठीक है, आपने पहला रिलेशन पुट कर दिया,
वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, स्पीड आई 6.32 मीटर पर सेकंड। दूसरी कंडीशन देखिए, जब रोड इज बैंक, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आई 8.48 मीटर पर सेकंड। सही है क्या? एक्चुअली 10-15 की वैल्यू 0.27 है, तो इससे भी ज्यादा स्पीड से आप ट्रैवल कर सकते हो। सो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड बढ़ गई। और अगर कम स्पीड से ट्रैवल करने वाले हो तो क्या होगा? हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² अपॉन आर। वेलोसिटी कम तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम, सेंट्रीपिटल फोर्स कम, अब नॉर्मल रिएक्शन तो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो फिर चेंज क्या होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम होगा तो आपके व्हीकल के टायर ज्यादा समय तक चलेंगे। सो इस प्रकार से एंगल ऑफ बैंकिंग के क्वेश्चंस अपन आराम से कर सकते हैं। अब देखो और एक छोटा पार्ट पढ़ लेते हैं। The, हाँ बोलो। if friction mu is zero, then on banked road. फ्रिक्शन जीरो रहा तो फिर तो क्या आपका व्हीकल चल पाएगा क्या? फ्रिक्शन नहीं है तो आपकी गाड़ी आगे कैसे जाएगी? ठीक है, उस केस में पूरा काम tan थीटा करेगा। अगर पॉसिबल है तो समहाउ आपने कोई अलग सिस्टम लाई, ठीक है, तो आपको tan थीटा के थ्रू काम करना पड़ेगा, म्यू जीरो रहा तो, ठीक है। Yes, sir. और रियल लाइफ में म्यू को जीरो करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप म्यू को कम कर सकते हो पर आप म्यू को जीरो नहीं कर सकते हो एक्चुअली। इसलिए आप देखोगे कि ऐसी कुछ साइट्स होती है जहां पर टर्निंग वगैरह होते हैं, वहां पर रोड को थोड़ा सा रफ किया जाता है, या अगर जहां पर फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है म्यू, और वहां पर लोग अगर टर्न लेने की कोशिश करते हैं सेम वेलोसिटी से, तो वो गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टिपिकली आपका टार रोड, सीमेंट रोड और पेविंग ब्लॉक, तो पेविंग ब्लॉक पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, इसलिए जिस जिस टैलेंटेड कॉलेज के लोगों ने अपने एंट्रेंस पर पेविंग ब्लॉक लगाए हैं, समर में समर में नहीं, रेनी सीजन में, वहां पर स्लीप होकर बहुत लोग गिरते हैं। आप ऑब्जर्व करो, ये तो हमने साइकिल स्टैंड पर बैठकर देखा है। हम बारिश के दिनों में देखते थे कि लोग आए और फिसल गए, और जिनको ये पता नहीं था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या जिनको गाड़ी चलाते वक्त शायद से अपन ये सब कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बट अपने को फील आता है कि अब मेरी गाड़ी स्लीप हो सकती है, तो अपन वहां पर स्पीड कम करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैंने आपको वीडियो दिखाया था क्या फ्रिक्शन का? एक बढ़िया वीडियो है, दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। पार्ट 1। देखो गाड़ी जब आगे आती है ना, तो टायर इस प्रकार से घूमता है, ठीक है। सो ये टायर रास्ते के पार्टिकल को पीछे धक्का मारने की कोशिश करता है, पीछे जाते नहीं है, इसलिए रास्ता आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, गाड़ी आगे जाती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टर्निंग, तो ये जो गाड़ी सामने आ रही है, इसकी डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी इस प्रकार से टेंजेंशियल है, और इसको इस डायरेक्शन में मुड़ना है। सो ये गाड़ी बाहर के तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है। ये जो टायर है, ये जो व्हील है, इसकी मोशन इस प्रकार से बाहर होने की संभावना है, बिकॉज इसको जाना है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस प्रकार से है, बट यू वांट इट टू टर्न इट दिस वे। सो इस डायरेक्शन में होने वाली मोशन अब ये फ्रिक्शनल फोर्स अवॉइड करेगा, ठीक है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स विल कंट्रीब्यूट इन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब देखो, क्या एक्चुअली गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं। तो यहाँ पर हम जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, क्योंकि इस कोई भी डायरेक्शन में गाड़ी के व्हील की मोशन नहीं हो रही है।
सो इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन नहीं हो रही है, सो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा। बट ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में हमने कहा, आगे आना, ठीक है, इसमें मोशन हो रही है तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा। क्या सही है? और एक चीज यहाँ पर अपने को पता चल जाएगी, एक मिनट। अब देखो, ये ट्रक दिख रहा है क्या हमें? हाँ, सो देखो, थेरोटिकली स्पीकिंग इसका ये जो व्हील है, दिस शुड बी कंप्लीट सर्कल, ठीक है, थेरोटिकली। अब ये कंप्लीट सर्कल रहता तो इस प्रकार से जमीन के साथ इसका कांटेक्ट ये सिर्फ एक पॉइंट पर रहता है, ठीक है। तो उस केस में फ्रिक्शन बहुत कम रहेगा, रोलिंग फ्रिक्शन, इसलिए इस प्रकार से सर्कुलर जो शेप रहते हैं रोलर्स या बॉल, वहां पर फ्रिक्शन बहुत कम रहता है। बट अब देखो रियल लाइफ में होता क्या है, रियल लाइफ में ये फ्लैट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन, शेप चेंज होना। क्यों हुआ? तो बिकॉज ऑफ वेट शेप चेंज हुआ। इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के सभी पॉइंट रोड के कांटेक्ट में है और इस केस में फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब साइकिल के टायर में हवा भरी हुई है, टम्म भरलेली है हवा, तब साइकिल भागती है, और वही जब हवा कम होती है तब हमें ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, स्पीड कम होती है। बिकॉज जब हवा कम होती है तब फ्रिक्शन बढ़ता है, क्योंकि इस प्रकार से डिफॉर्मेशन होगा। अगर पूरी की पूरी हवा भरी है तो फिर कांटेक्ट पोर्शन बहुत कम रहेगा, फ्रिक्शन कम रहेगा, साइकिल तेजी से भागेगी। क्या ध्यान में आ रहा है क्या हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, देख लो फिर से एक बार ये वीडियो देखते हैं और फिर अपन रुकेंगे। हाँ बोलो। वेलोसिटी की जैसे मिनिमम वेलोसिटी भी रहती है क्या बैंक लोड के लिए? कौन सी? मिनिमम वेलोसिटी फॉर टर्निंग ऑन बैंक आप लोड। गाड़ी खड़ी कर दो यार रोड पर, पीछे वाला चिल्लाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। मिनिमम वेलोसिटी इज गाड़ी इज एट रेस्ट। गाड़ी तो आप कहीं पे भी खड़ी कर सकते हो, सही है ना? देख लो। और इसलिए आप जहां जहां देखोगे ऑयल अगर गिरा होगा तो वो पहले ऑयल को कवर कर लेते हैं मिट्टी से या ऐसे कुछ चीजों से।